संतोष कुमार। अभी आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हमारे बिहार राज्य के मंत्री रह चुके हैं और जगदेव बाबू के पुत्र हैं, जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, पूरा बिहार उनको जानता है। और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उस संदर्भ में नागमणि जी की कैसी तैयारी है। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, अभी आप लोगों ने यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में तृतीय मोर्चे का गठन किया है। इसके संदर्भ में आप हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 15 साल यूपीए की सरकार और 15 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार से आम जनता काफ़ी दुखी हो चुकी है। हर क्षेत्रों में बिल्कुल बिहार को रसातल में लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। शिक्षा बिहार की ऐसी हो गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं होती है। कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में को छोड़ करके बिहार के किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। प्रोफेसर लोग अपना सैलरी उठाते हैं, चूँकि उनका तो कोई गलती नहीं है। बच्चा जब जाता ही नहीं तो क्या पढ़ाई करेगा। तो शिक्षा बिल्कुल बिहार का चौपट हो गया। इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे जो बिहार से बाहर जाते हैं वो जलील हो रहे हैं, पिटा रहे हैं और वो आत्महत्या करने की स्थिति में लोग आ गए हैं। तो शिक्षा बिल्कुल बिहार का चौपट है। देखिए, बाबू जसवंत सिन्हा जी का बिल्कुल क्लीन इमेज है। आईएएस अफसर रहे हैं, वित्त मंत्री 2 बार देश के रहे हैं और उनके टाइम में जीडीपी 9-10% था। आज मोदी जी के राज में वह जीरो नहीं माइनस पर चल रहा है। तो ये साबित करता है कि बाबू जसवंत सिन्हा जी कितने काबिल नेता के रूप में उनकी ख्याति रही है। और बाबू जसवंत सिन्हा जी के साथ बिहार के बड़े मजबूत नेता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में आए हैं। डॉक्टर रंजन यादव जी, जो कभी लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका रही है, वो हम लोग के साथ हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनको लाल पीला कार्ड, जो गरीबों को जो 1 रुपये गेहूं और चावल मिल रहा है, वो उनका देन है। तो देवेंद्र यादव जी हम लोग के साथ हैं। नरेंद्र सिंह जी, जो 1974 के आंदोलन में प्रमुख भूमिका रहा है, जेपी आंदोलन को चलाने में, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी। जहानाबाद के 2 बार सांसद रहे अरुण कुमार जी। हमारे बीच अति पिछड़ा समाज के सत्यानंद शर्मा जी। दलित समाज से हमारे नागवानी जी, आप हमारे दोस्त जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं कि आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? नहीं, मेरा तो स्टार्टिंग था, मैं आईपीएस बनना चाहता था। क्योंकि मैं बोल्ड टाइप का मेरा मेंटलिटी है और मैं चाहता था कि क्राइम को बिल्कुल हम लोग कंट्रोल करें, इसलिए आईपीएस अफसर बनना चाहता था। लेकिन मेरे पिता का जिस तरह से दर्दनाक हत्या सामंतियों ने, जुल्मियों ने करने का काम किया, उसके वजह से मैं राजनीति में आया। जिस तरह से ईसा मसीह की हत्या उनको सीना में कील ठोक करके मारा गया था, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक घटना मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हुआ। सामंती और जुल्मियों ने इस तरह की हत्या किया है कि पूरा देश का जो खास तौर से उनका जो सिद्धांत था, नीति था, उनका नारा ही था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुसलमान जो 100 में 90% है, और ऊंची जात के जो गरीब है उनको भी वो शोषित मानते थे, गरीब मानते थे। तो
जिस तरह से ईसा मसीह को सीना में कील ठोका गया था और उनके जो बाद में फॉलोवर हुए, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसा मसीह के फॉलोवर हैं। उसी तरह से जिस तरह से इनकी हत्या दिन दहाड़े हुई, 50,000 लोग के सामने हत्या हुई और हत्या इस विभत्स तरीके से किया गया है जो हम लोग अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय था कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। उनके इशारे पर हत्या हुई है। अलग बात है कि जो यहाँ डायरेक्ट हत्या कराने वाले लोग थे, सामंती थे, जुल्मी थे, और यही कारण है कि उनको बिहार का लेनिन तो पहली उपाधि दिया गया। उत्तर भारत में सबसे पहले पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़े, इसलिए आज उनको भारत का लेनिन कहा जाता है। निश्चित रूप में जगदेव बाबू बहुत महान व्यक्ति थे। उनसे आपको क्या क्या शिक्षा मिली? देखिए, उनका जो सोच था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता दोनों उनका आधार था, और आधार का कारण है कि देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुकूल पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को और जो आदिवासी हैं उनको प्रॉपर हिस्सेदारी दिलाना। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में ज़रूर प्रोविज़न किया था, लेकिन उसको उत्तर भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने ही ये बीड़ा उठाया और उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद तो एक और तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमानों के हक और हिस्सा की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, साथ ही ऊंची जात में गरीब लोगों को भी वो साथ में लेके चलना चाहते थे। और आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि गांव, अपर कास्ट का गांव में रहने वाला एक आदमी कोई अमीर नहीं है। इसलिए ये भी परिपाटी गलत है कि इंटेंशनली भाव से, बदले की भाव से हम लोग को काम नहीं करना है, क्योंकि सबको लेकर के चलना है। एक समरस समाज बनाने की आवश्यकता है। आज के तारीख में नफ़रत से नफ़रत बढ़ता है और ज़िंदगी में कोई आदमी आया है, परमानेंट तो आया नहीं है, आने कल जाना है। इसलिए जो भी लोग हैं सब लोग को आपस में मिल करके और काम करना है। सर, आपने पहला चुनाव कब लड़ा? मैं 1977 में, जब मेरे फादर की हत्या हुई थी, उसके बाद जनता के डिमांड पर, वहाँ की जनता के डिमांड पर मुझे चुनाव लड़ाया गया और मैं चुनाव जीता। दूसरी बार फिर चुनाव जो आप लड़े सर, वो किसी पार्टी से लड़े थे या? नहीं, शोषित समाज दल जो मेरे बाबूजी की पार्टी थी, उस पार्टी से लड़े। फिर 1980 में चुनाव हार गए कुछ कारणों से, तो मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। इसलिए शामिल हुआ कि शोषित समाज दल में अकेले हम एक MLA थे और पूरे बिहार की एक बड़ी आबादी हम लोगों से आशा और उम्मीद की नज़रों से देख रहा था, क्योंकि जब तक सत्ता में आदमी जाएगा नहीं तो आम जनता का समस्या दूर नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कांग्रेस में आया और उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो चेयरमैन बना। फिर बाद में 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। जनता के आह्वान पर मैं चुनाव वहाँ इंडिपेंडेंट लड़ा और सब पार्टियों का जमानत हमने जब्त करा दिया। फिर उसके बाद लालू जी के आह्वान पर, चूँकि लालू जी हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चल रहे थे और पिछड़ों, दलितों को, मुसलमानों को हिस्सेदारी दिला रहे थे, उनके आह्वान पर मैं RJD में शामिल हुआ और लालू जी ने 1995 में मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन मुझे राज्यसभा पसंद इसलिए नहीं आ रहा था कि एक तरफ से चोर दरवाज़ा है। तो मैंने लालू जी को कहा कि मैं राज्यसभा के MP हूँ, मुझे चतरा से चुनाव दीजिए, अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो मुझे राज्यसभा फिर दोबारा मत दीजिएगा। और मैंने चुनाव लड़ा। उस समय लालू जी मधेपुरा, जो यादवों का गढ़ है,
वहाँ वो चुनाव हार गए। और चतरा जहाँ नक्सल का गढ़ था, वहाँ मैं जंगल पहाड़ में भी वह चुनाव जीतने का हम काम किया। तो लेकिन जब लालू जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर, खास करके सामाजिक न्याय के मुद्दे से हट गए, उस समय तमाम बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, आदिवासी सब लालू जी के साथ थे। बाद में इन्होंने बुरी तरह से हमारे कुशवाहा समाज को और हम लोग को निगलेक्ट करने का काम किए। और तब हमने आरजेडी से विद्रोह किया और आरजेडी में 3 सांसद लोकसभा का और 5 सांसद राज्यसभा, इंक्लूडिंग रंजन यादव जी के साथ हम लोगों ने आरजेडी छोड़ा। जब से आरजेडी मैंने छोड़ा, उसके बाद लालू जी के जगह पर नीतीश कुमार को हम लोगों ने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब से लालू जी को छोड़े, दोबारा इनको सत्ता नहीं मिला, क्योंकि ये M22 समीकरण की बात करते हैं। M22 समीकरण से आप देख लिया इस बार कि लोकसभा में 1 सीट इनको बोहनी नहीं हुआ। और आश्चर्य इस बात का लगता है कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया, यादव मुसलमान से के को सीट जीतेंगे? बहुत तो 10-20 को सीट जीतेंगे। तो जब तक बैकवर्ड दलित आपके साथ नहीं जाता है, कुशवाहा खास करके 10% आपके साथ नहीं जाएगा, तो कल्पना के परे बात है कि आप 10-20 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकते। सर, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि नीतीश बाबू को आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आज आप उनको छोड़ दिए हैं, क्या कारण है? देखिए, नीतीश कुमार ऐसा धोखेबाज और गद्दार आदमी बिहार के राजनीति में कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिस थाली में खाता है उसी के साथ छेद करता है। पिछले चुनाव को आप असेंबली में देखिए कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमानों ने लालू जी, नीतीश जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, इस सत्ता में गया और कुछ ही दिन के बाद फिर बीजेपी में चला गया। और हम लोग को तो 2-3 बार धोखा दिया। जब पिछला इसके पहले वाला जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हम थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उजियारपुर पार्लियामेंट से नागमणि जी, सुचित्रा जी को हम चुनाव लड़ाएंगे। जब शरद जी टिकट के टाइम में आए और शरद जी ने मुझे कहा कि नागमणि जी, आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि उजियारपुर से लड़ना है, ये तो काराकाट की बात कर रहा है। तब मैंने 2-3 फ़ोन वहाँ किया और समझिए 200-300 गाड़ी दूसरे दिन आ गया। तो उस समय उन्होंने धोखा दिया। इस बार दिस इज टू मच कि जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ मेरा डिफरेंसेज हुआ, उपेंद्र ने भी मेरे साथ धोखा दिया। पूरे बिहार की जनता जानती है, उपेंद्र को सीएम हम बना रहे थे और तय था कि उजियारपुर से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये उजियारपुर से भी चुनाव लड़ गया और काराकाट से लड़ गया। तो मैंने चैलेंज के साथ कहा था बिहार में, मीडिया के माध्यम से बिहार में, कि उपेंद्र को 5 में 5 सीट हराएंगे। अब 5 में 5 सीट हरा के दिखा दिया। और उपेंद्र कुशवाहा यूपीए में गए, वहाँ 5% भी कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र नहीं कराए, जबकि मैंने 90-95% एनडीए को वोट दिलवाया। तो इसमें कहाँ कोई बहस का मुद्दा है। उपेंद्र कुशवाहा आज के तारीख में 0 पर आउट है। उपेंद्र कुशवाहा का कोई फैक्टर बिहार के राजनीति में नहीं रह गया। आप ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव चाहे नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा किया? जी सर, अभी वर्तमान में यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में जो तृतीय मोर्चा बनी है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो आप वर्तमान समय जो बिहार की समस्या है, जैसे बाढ़ की समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई बाढ़ के इलाका में कैंपिंग नहीं किया। हम लोग लगातार 10-12 जिला में 5-6 दिन लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। कहीं भी सरकार की ओर से कोई न खाने पीने का इंतज़ाम है, न कपड़ा लत्ता का इंतजाम है, न दवा दारू का इंतजाम है। सरकार बिल्कुल 100% फेल्योर रही। और बिहार में जो विपक्ष है
वो भी बिल्कुल साइलेंट रहा है। सर आप लोग राज्यपाल से भी मिले थे तो क्या कुछ हुआ? देखिए, राज्यपाल तो अब मैं अब कहना नहीं चाहता, लोग कहेंगे संवैधानिक पद पर उनकी आलोचना करते हैं। भैया, जो जुडिशरी को आप देखिए, जो 3 तलाक का मुद्दा, 370 धारा, बाबरी मस्जिद और सीए कानून में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये तीनों मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बाद में बीजेपी ने उसको राज्यसभा बना दिया। आप ये तो कहना चाहते हैं सर कि जब न्यायपालिका का ये हाल है, न्यायपालिका किसी के प्रेशर में आके जजमेंट दे रही है, तो देश का क्या स्थिति होगा? देखिए, न्यायपालिका को लोग सुप्रीम मानते हैं, मैं सुप्रीम नहीं मानता हूँ। देश का संविधान सुप्रीम है और संविधान के अनुकूल भी जुडिशरी को भी चलना चाहिए, विधान पालिका भी चलना चाहिए, आम जनता को चलना चाहिए। सर ये आप ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि न्यायपालिका वर्तमान समय में निष्पक्ष नहीं रह गई है? नहीं, बिल्कुल, उसमें तो प्रूफ है ना भाई, इसमें बहस का मुद्दा नहीं न है। जो राम मंदिर का फैसला हुआ कानून के अनुकूल नहीं हुआ है। वहाँ जो राम मंदिर का जो पुरातत्व विभाग ने जांच किया, उसमें बौद्ध के समय का अवशेष मिला है, इसलिए वहाँ पहले बौद्ध विहार था और हिंदू के आस्था के आधार पर, उनका जजमेंट पढ़ लीजिए, हिंदू के आस्था के आधार पर वहाँ मंदिर निर्माण का आदेश देना बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और उस चीफ जस्टिस को बीजेपी ने वो राज्यसभा का सदस्य बनाया। ये साबित करता है कि जज बिल्कुल इंटेंशनली नियम, संविधान और नियम कानून के विपरीत उन्होंने फैसला दिया, मेरा स्पष्ट आरोप है। वर्तमान समय सर जो अभी कोरोना आया, जिसके कारण पूरा लॉकडाउन हो गया, भारत भी लॉकडाउन हो गया, बिहार भी लॉकडाउन हुआ, कोरोना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोरोना के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार में कोरोना से आम आदमी जीवन और मौत के रूप में लड़ रहा है। लोग कोई घर से निकलने की स्थिति में नहीं है और उत्तरी बिहार में फ्लड है। फिर भी ये नीतीश कुमार और मोदी सरकार पागल है चुनाव कराने का। कोई औचित्य है चुनाव कराने का भी? बिहार सरकार को आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कोरोना महामारी में अच्छा काम नहीं कर सकते? अरे भैया, जब बिहार में आईएएस ऑफिसर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, खाना उसको नहीं मिला, दवा नहीं मिला, वो आदमी मर गया एम्स में। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और कोरोना में क्वारंटाइन जो किया गया, उसमें कितना 5000 के आसपास लोगों को खाना पीना में कितना मिला था। और उसमें कोरोना में जो क्वारंटाइन जो किए गए थे, सबको कह दिया जाता है कि घर से खाना खा के आ जाओ। अब पूरा पैसा का लूट नीतीश सरकार में हो गया। पूरे बिहार का बच्चा जानता है। आप कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने कोरोना के नाम पर भारी लूट की? हाँ, भारी लूट हुआ। और नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जो हुआ है, तानाशाही रवैया अपनाया, वह बिहार के 2-3 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर कामगार थे, मजदूर थे, जब कोरोना के पॉइंट पर बिहार आ रहे थे, हजार किलोमीटर पैदल चल के किसी की पत्नी मर गई, किसी का फादर मर गया, किसी के बच्चे मर गए, हजारों लोग का बीमारी हो गया। और किसी तरह से बिहार के बॉर्डर पर लोग आए और नीतीश कुमार ने सीधे बेशर्मी का हद होता है, किसने सीधे कह दिया नो एंट्री। लगता है नीतीश कुमार के बाप का राज्य है बिहार, मैं टॉयलेट नहीं कर सकता, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए नीतीश कुमार कितना भी तिकड़म कर ले, मेरा चैलेंज इस बात का है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। आप जितना तिकड़म करना है कर लीजिए, कोई बिहार में फर्क पड़ने वाला नहीं है।
सर ये आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे? देखिए, नीतीश कुमार को फर्स्ट कैबिनेट में जितना घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, ऑफिसर पर एफआईआर, देखिए कानून है कि मुख्यमंत्री के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर कोई अच्छा काम हुआ, क्रेडिट नीतीश कुमार, गलत काम हो रहा है तो नीतीश कुमार को क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब सृजन घोटाला में वह अफसर पर एफआईआर होता है, वो गिरफ्तार नहीं होता है। बेशर्म है नीतीश कुमार की सरकार, जो बोलती है सुशासन है। जब सृजन घोटाला इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पदाधिकारी पर चार्जशीट हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? नीतीश कुमार सबसे बड़ा दोषी है, सबसे पहले नीतीश कुमार को गिरफ्तार होना चाहिए था। सर वही सवाल है कि अगर यूडीए की सरकार आती है तो क्या आप माननीय मुख्यमंत्री जी पर केस चलाएंगे? फर्स्ट कैबिनेट में जितना घोटाला किए हैं, जितना गड़बड़ी किए हैं, फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग इन पर जांच बैठाएंगे और 1 महीना के अंदर में जांच करके और उनको जेल के शिकंजों में जकड़ जाएंगे। ये 15 साल जो मस्ती किए हैं ना, वो 15 साल का मस्ती हम लोग निकाल देंगे। इनकी सरकार जाने दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल चुका है और उनको जेल भेजा जाएगा? नहीं, उसी तरह का काम ही किए हैं। ऐसे ऐसे दलाल को, ललन सिंह टाइप का दलाल, कौन दलाल को पाले हुए, काहे के लिए पाले हुए हैं? खाली लूट खसोट और लंदफंद काम में। सर अभी देखिएगा, एलजेपी का संघर्ष शुरू हुआ। एलजेपी ने स्टैंड लिया कि हम नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे चल रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनका अपना मामला है और समय जब आएगा तो पता चल जाएगा। अब चुनाव के टाइम में ब्लैकमेलिंग भी बहुत होता है। अब रामविलास पासवान जी हम लोग के नेता रहे, उनके प्रति बहुत आदर है, और अगर थोड़ा सा भी रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी को, अभी कहा जाता है रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है, तो मौसम वैज्ञानिक को ज़रूर पता होना चाहिए कि पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार से नफरत कर रहा है। बैकवर्ड दलित मुसलमान तो बिल्कुल क्षुब्ध है ही, अपर कास्ट का भी 90% नीतीश कुमार के खिलाफ है। मैं बिल्कुल एलानिया तौर पर कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के पार्टी से जो खड़ा होगा, अपर कास्ट का भी वोट इनको नहीं मिलेगा। और ये हम समझते हैं कि ये डबल भी इनका जेडीयू का एमएलए नहीं बनेगा। वो 7, 8, 9 के ऊपर एमएलए इनका नहीं बनेगा। यानी जदयू को कहना चाहते हैं कि डबल डिजिट में नहीं हाँ, जाएंगे। डबल डिजिट में नीतीश कुमार का एमएलए नहीं बनेगा। इनका वोट कहाँ बचा? 1.5% बिहार में कुर्मी वोट है। कोरी कुर्मी के बल पर ये समीकरण बनाए थे, और आज के तारीख में इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार को हटाना है तो कुशवाहा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और 99% जो बिहार की स्थिति है, चूँकि बिहार में 1 नंबर मुस्लिम वोट है, 2 नंबर यादव वोट है, 3 नंबर कुशवाहा वोट है, और कुशवाहा समाज को भूख लगी हुई है सीएम का। सर, और अगर यूडीए की सरकार बनेगी तो क्या नागमणि जी मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये तो मतलब पार्टी तय करेगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जनता का डिमांड है कि नीतीश को हटाना है तो कुशवाहा को सीएम में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तभी मास स्केल पर, जब तक नीतीश के यहाँ से कुशवाहा मास वोट ट्रांसफ़र इधर नहीं होगा, तब तक बिहार में किसी की सरकार उस तरह की नहीं बनेगी। और ये हमारे पार्टी के करीब सब लोग कन्विंस इस बात के हैं कि कुशवाहा को ही सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। कुशवाहा मतलब सर क्या नागमणि जी सीएम फेस हैं यूडीए के? अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी किसका बढ़िया फेस है। कुशवाहा में बहुत नेता है, रेणु कुमारी भी है यहाँ, रेणु कुमारी कुशवाहा भी है, कोई बने, हम लोग को मतलब है कुशवाहा समाज से
कि कुशवाहा समाज सभी मेजर कास्ट के लोग सीएम बना, वाई नॉट कुशवाहा। इसलिए कुशवाहा को सीएम बनना ये बिहार के जनता का डिमांड है। और कुशवाहा एक ऐसी जाति है कि सभी जाति संप्रदाय से बहुत बढ़िया संबंध है। कुशवाहा का कोई दुश्मन नहीं है और महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक और शहीद जगदेव प्रसाद का ये वंशज है। इसलिए आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान, सबसे साम्राज्य अगर सबसे बड़ा बना था तो राजा अशोक के टाइम में। तो कुशवाहा एक ऐसी कौम है जिसका कोई विरोधी नहीं है और सब कास्ट क्रीड को लेकर के कुशवाहा समाज चलता है। और हमारा भी नाम सिर्फ नागमणि है। नागमणि के आगे सिंह लिखिए, यादव लिखिए, दांगी लिखिए, कुशवाहा लिखिए, पासवान लिखे, खान लिखे, अंसारी लिखे, गुप्ता लिखे, और हमने उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया है। सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं। बिहार में कहीं भी आप बात करिए, किसी कास्ट क्रीड को नागमणि के नाम पर ऐतराज नहीं होता है। यानी कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो संभवतः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, ऐसा मेरा नहीं मानना है। वो तो देखिए पार्टी डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश को हटाना है तो बिना कुशवाहा को सीएम प्रोजेक्ट किए हुए वो उतना संभव नहीं है। उसमें सबसे बड़ा तथ्य ये है कि नीतीश का बेस वोट 10% कुशवाहा है और लाल आरजेडी का बेस वोट मुसलमान है। मुसलमान को जिस तरह से आरजेडी ने नेगलेक्ट करने का काम किया, ये सीएए एनआरसी का जो आंदोलन चला, मुसलमानों के बल पर आरजेडी 15 साल सत्ता में रही, लालू जी सत्ता में रहे। जितना एमएलए एपी बनता है बिना मुसलमान के वोट दिए कोई आरजेडी जीत नहीं सकता है। लेकिन मुसलमानों पर, मुसलमानों को पूरे बिहार में दर्द है कि जो हमारे बल पर सत्ता में रही एम/बाई के समीकरण में, और हम मुसलमानों पर सबसे बुरा वक्त आया सीए एनआरसी का जो धरना प्रदर्शन था, आरजेडी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तेजस्वी जी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किए। इसलिए मुसलमान बिल्कुल डिटरमाइंड हो गया है कि हम लोग आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। और नागमणि जी आप लोग तीसरा मोर्चा बनाइए। तो तीसरा मोर्चा जरूर है, लेकिन हमारा बिहार का पहला विकल्प बिहार की जनता के सामने दिया है। और एक तरह से बिहार में नया प्रोजेक्ट, नया ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सुधार होगा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कैसे सुधार होगा, किसानों के लिए क्या हम लोग करेंगे जो बिहार का किसान खुशहाल हो। तो हम लोग एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए हैं। ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं कि यूडीए की सरकार बनेगी तो हम लोग सबसे पहले जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए एमपी मंत्री हैं, उनके बच्चों को हम लोग एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में उनको नामांकन कराना पड़ेगा। ये कैबिनेट का डिसीजन होगा, कानून बनेगा, ताकि जो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है, कहीं पढ़ाई नहीं होती है, खिचड़ी और ये सब चलते रहता है मिड डे मील में, तो उसको हम लोग ठेकेदार को देंगे जो खाना बना करके बच्चों को ठीक से पौष्टिक खाना खिलाएगा और टीचर का काम पढ़ाना होगा। तो अगर पदाधिकारी और मंत्री के बच्चे भी पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। उसी तरह से जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बिहार से बाहर पढ़ते हैं, बिहार के छात्र पिटाते हैं, जलील होते हैं, तो उसके लिए हम लोग का क्लियर सोच है कि बिहार में प्रत्येक ज़िला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और करोड़ों करोड़ रुपया जो बिहार से बाहर जाता है वही बिहार का बचेगा। दूसरा हॉस्पिटल इस तरह का हम लोग बनाएंगे जो बिहार से बाहर किसी को दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जो किसान हैं,
किसान बड़ा सेक्टर है हमारा, 70% बिहार का पॉपुलेशन है, खेती पर बिहार डिपेंड करता है। उसके लिए हमारा जो यूडीए है उसका बहुत क्लियर सोच है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग किसान द्वारा उत्पादित जो अन्न और फल फ्रूट्स हैं उसके आधार पर छोटे छोटे कारखाने बनाएंगे, कारखानों का जाल बिछाएंगे ताकि किसान खुशहाल बने। पोल्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे और फिशरी का भी डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा बिहार का किसान खुशहाल हो। साथ ही साथ जो उत्पादन होता है उसको सरकार प्रॉपर वे में एक मूल्य तय करके और किसानों को वाजिब दाम देगी ताकि किसान हमारा खुशहाल हो। उसी तरह से बिहार में जो चीनी मिल बंद है, कॉटन मिल बंद है, जितने इंडस्ट्रीज बंद है, सरकार प्रायोरिटी दे करके और चीनी मिल, कॉटन मिल और जो इंडस्ट्री बंद पड़े हैं उसको खुलवाने का काम करेगा। से लाखों लाख जो इंजीनियर और टेक्निकल जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ 1965 के बाद पब्लिक सेक्टर में एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला है। यूडीए की सरकार बनेगी, हम लोग केंद्र से लड़ करके एक उत्तरी बिहार में और एक दक्षिणी बिहार में हम लोग पब्लिक सेक्टर का एक एक कारखाना लगाएंगे। बोकारो टाइप का एक कारखाना उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार में लगाएंगे ताकि लाखों लाख इंजीनियर, टेक्निकल लोग, मजदूरों को रोजगार मिले। तो ये सब हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये तो बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। हर क्षेत्रों में कैसे हम डेवलप करें। जहाँ तक शराब का मैटर है तो मैं बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत राय इस बात का है कि शराब से पूरे देश और दुनिया में वो सब जगह शराब बिक रहा है। तो एक स्टैंडर्ड टाइप का जो शराब है, इंग्लिश शराब जिसको बोलते हैं, उसमें भी गुणवत्ता के साथ हम वो टेस्ट करके और लोग को वो दिया जाए ताकि जिनको ज़रूरत हो ड्रिंक्स ले। लेकिन आप सरकार ने बंद कर दिया। पहले दुकान में लोग खरीदता था, अब घर में सीधे दारू आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दारू पी करके कोई रोड पर नहीं घूमेगा, घर में लोग अपना घर में आवे, प्रेम से खाना खाए पिए। हम लोग उस विचारधारा के व्यक्ति हैं क्योंकि ये खाना, कपड़ा, लत्ता में कोई सरकार बैनिंग नहीं करेगी। कल सरकार कहे कि जींस का पैंट नहीं पहनना है, कल कहे कि ये नहीं हो रहा है। तो ये सरकार का काम नहीं है। सर, आप ये कहना सरकार को फ्री हैंड नागरिकों को देना चाहिए, खाना पीना, अच्छे से रहना। क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है तो क्यों हम बाइंडिंग लगाएं खाने पीने, कपड़ा लत्ता में। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप शराबबंदी कानून को रद्द कर देंगे? नहीं, बिल्कुल कंडीशन के साथ मैंने कहा कि जिनको खाना पीना हो घर में खाए पिए और परिवार में हो हंगामा नहीं हो। अगर हो हंगामा होगा, पत्नी विरोध करेगी, बच्चे विरोध करेंगे तो उन पर FIR सरकार करेगी। लेकिन शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया। हाँ बिल्कुल, फायदा क्या है। देखिए, लालू जी के पीरियड में फ्लैट 5,000 रुपया में फ्लैट का रजिस्ट्री होता था। नीतीश सरकार में 4-4.5 लाख रुपया फ्लैट के रजिस्ट्री में होता है। भैया, आखिर में जनते पर ना भार पड़ रहा है। तो शराब से सरकार को फ़ायदा है। हाँ, कंडीशन के साथ जो मैं बोल रहा हूँ इतने बात नहीं है। एक अच्छा कंडीशन बनाया जाएगा ताकि समाज में, घर में शांति व्यवस्था रहे। उस तरह से हम लोग कंडीशनल इसको चालू करा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है। यानी यूपीए का राय नहीं है, नागमणि जी का व्यक्तिगत? हाँ, मेरा भी है। वो तो हम लोग यूडीए के बैठक में रखेंगे, तर्क के साथ रखेंगे और एक अच्छा कंडीशन बना के देंगे ताकि किसी को इतराज़ नहीं होगा। सर, चलते चलते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि वर्तमान समय में जीतनराम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अभी रास्ता कुछ तय नहीं है, तो क्या उनसे आप लोगों की बातचीत चल रही है? देखिए, अंत में मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, यह अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। और ऐसे नेता जो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में मेरा कमेंट्स नहीं है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिहार की आम जनता से एक ही पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 30 साल तक बिहार की जनता को दोनों लोगों ने ठगने का काम किया, बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया। किसी क्षेत्र में बिहार आगे नहीं बढ़ा, सभी क्षेत्रों में फिसड्डी हो गया। इसलिए ये दोनों के माया जाल से बड़े भाई या छोटे भाई को हटाइए और मंझला भाई को लाइए, ताकि बिहार में प्रॉपर वे में हम लोग विकास करा सकें, डेवलप बिहार, बेहतर बिहार, और कम से कम हिंदुस्तान में बिहार सबसे डेवलप राज्य बने। इसका गारंटी के साथ आप सब लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार को जिताइए। चूँकि समय नहीं है, लेकिन समय कोई फैक्टर नहीं है। 12 करोड़ बिहार का जनसंख्या है। इंटायर जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा वर्कर नहीं होता है। 11 करोड़ जनता आम जनता है जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहता है। 11 करोड़ की जनता सोच समझ करके वोट करती है, कौन पार्टी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। रोज़ दलान में 2-2, 4-4 घंटा डिस्कशन होता है। इसलिए जनता का फैसला बिल्कुल सही फैसला होता है और इस विधानसभा के चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल बड़ा भाई या छोटा भाई बिहार में नहीं चलेगा, नया चेहरा मंझला भाई आएगा, ताकि बिहार का प्रॉपर वे में सभी जाति संप्रदाय और सभी लोग को लेकर के बिहार को हम लोग डेवलप राज्य बनाएंगे। धन्यवाद सर, Thank आपका you. बहुत बहुत स्वागत है।